नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था समाजशास्त्र से संबंधित, और समाजशास्त्र के कुछ मैंने वहाँ पर एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए थे। और उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज की वीडियो में ऐसा ना होने पाए। और तो चलिए, हम आज ये सेकंड पार्ट एमसीक्यू का ही कुछ हमें क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं कल वाले वीडियो के संबंध में तो बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आज वाले को ही मैं क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। और कभी भी जब हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, तो हम प्रयास करेंगे कि जो हम आपको कल वाला वीडियो दिए थे उससे संबंधित लेक्चर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसा कि आपको पता है क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे हर जगह पे, लेकिन उससे संबंधित जो लेक्चर अगर आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया। तो पहला ऑप्शन आगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि सबको पता है इमाइल दुर्खीम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ देखिए यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट, देखिए जो ये सामाजिक तथ्य की बात जो दुर्खीम करते हैं, पहले हम दुर्खीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक तथ्य के, जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक तथ्य के अंतर्गत समाज को ही सर्वोपरि मानते हैं दुर्खीम जी। ठीक है, समाज को ही सर्वोच्च मानते हैं व्यक्ति, और स्पेशली कंपेयर टू पर्सन, मतलब व्यक्ति की तुलना में अगर देखा जाएगा तो ये समाज को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, किसे, समाज को। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सामाजिक तथ्य। देखिए सामाजिक तथ्य के लिए आप मेरी जो मैक्स पेपर की जो वीडियो है वहाँ पर आप, वो इमाइल दुर्खीम की जो वीडियो है वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है डिटेल में। अब यहाँ बात आती है कि इमाइल दुर्खीम ने जो ये अवधारणा दिया है सामाजिक तथ्य की अवधारणा, ये किस पुस्तक के अंतर्गत दिया है, तो वो आप लिख लीजिए। इन्होंने जो सामाजिक तथ्य का जो अवधारणा प्रस्तुत किया था, वो प्रस्तुत किया था इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, राइट। तो इसके अंतर्गत इन्होंने सामाजिक तथ्य को समझाने का प्रयास किया। आइए आगे चलते हैं। इसके संबंध में कुछ मैं और भी बता देना चाहूँगा कि जैसा कि अगर आप देखेंगे तो मैक्स वेबर का नाम वर्सतेहन के संदर्भ में काफ़ी चर्चित रहे हैं। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी के साथ साथ मैं कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो कार्ल मार्क्स को, जैसा कि आपको पता है, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वर्ग संघर्ष पदार्थों के बीच में होने वाली असमानता से, पदार्थों के बीच में होने वाले द्वंद्व की वजह से समाज में परिवर्तन, या समाज में परिवर्तन का कारण पदार्थों में होने वाले द्वंद्व होना मानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगस्ट कॉम्ट का अगर हम देखते हैं तो अगस्ट कॉम्ट का आप देखते हो जैसा कि एक जनक माने ही जाते हैं समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। जनक मानने के साथ साथ समाजशास्त्र को सबसे पहली बार समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया। वैज्ञानिक ढंग से, जैसा कि आपको पता है कि समाजशास्त्र बहुत पहले उद्भव हो गया था। नहीं, समाजशास्त्र का अध्ययन, समाजशास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है। तो वो समाज का अध्ययन तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन समाज का उद्भव बहुत पहले से हुआ था, लेकिन समाजशास्त्र का उद्भव के कर्ता जो थे वो अगस्ट कॉम्ट थे। ठीक है, ये चीज़ें तो इनके बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा। आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का जो पर्पज़ है मेन सॉल्व कराने का, वो दूर हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय, इसकी इंग्लिश क्या होती है, लिटिल कम्युनिटी,
लिटिल कम्युनिटी, ठीक है, की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। देखिए, जैसा कि लघु समुदाय में, लघु समुदाय के बारे में पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय जो है वो एक सरल समुदाय या कृषक समुदाय की विशेषता है, ठीक है, कृषक समुदाय की विशेषता है। इसके साथ ही कृषक समुदाय की विशेषता होने के साथ साथ, अब कृषक समुदाय की विशेषता होती है तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाता है ये बात कि छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, समरूप होगा, ठीक है, आत्मनिर्भर होंगे, चीज़ों को लेकर चीज़ों को लेकर, मतलब कि जो भी उनके जीविकोपार्जन की जो भी चीज़ें होंगी उसके संबंध में वो निर्भर होंगे स्वयं पर, ठीक है, ना कि अपने किसी अन्य दूसरे पर। अन्य का यहाँ पे आशय है किसी बाजार, नगर आदि के संबंध में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अपने जो भी नज़दीक के लोग हैं उनसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक सरल समाज में देखते हैं तो सरल समाज में लोग जो होते हैं वो वस्तुओं के लेन देन के आधार पर एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो उसके संबंध में नहीं है। नेक्स्ट है द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही नाम दे दिया कि सरल समाज, कृषक समाज के संदर्भ में आप अपना दिमाग ले जा सकते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक व्यवसाय जैसा कोई ऐसा नहीं है यहाँ, बल्कि यहाँ पर क्या हो सकता था, प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है, यह व्यवसाय का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता था, ठीक है, ये चीज़ लघु समुदाय के संदर्भ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो आपको मिल गया, डी आंसर। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इससे संबंधित और भी आते हैं कि लघु समुदाय का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया या इस अवधारणा को किसने दिया? तो ये अवधारणा दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने। किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने दिया है लघु समुदाय की अवधारणा को। और लघु समुदाय की अवधारणा को के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 3 तो जो दिया गया है, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, एक यहाँ पर और जोड़ लीजिए, यहाँ पर लघुता, समरूपता, निर्भरता, एक और इसमें है सेल्फ डिपेंडेंसी हो गई, स्मॉलनेस, और ये हो गया होमोजेनिटी, और एक और है, देखिए मैं इसका एक ट्रिक होता है स्मॉल डिस करके, हाँ डिस्टिंक्टिवनेस है, ठीक है, ये चीज़ है विशिष्टता। क्या है आंसर इसका? है विशिष्टता, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 विशेषताएं इसकी लघु समुदाय की हो जाएंगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर आपको पहले ही पता चल गया, बता दिया था मैंने, डी। नेक्स्ट, किसने कहा हम समिति के सदस्य होते हैं? समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। सबको पता है इसका आंसर, मैक्सिमम लोगों को। F.A. रॉस, मैकआइवर तथा पेज, एमोस्टेनियस, मैकमेरिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, यानी मैकआइवर तथा पेज। तो हम समिति का मतलब यहाँ पे आशय क्या है? समिति का यहाँ पे आशय है, देखिए संस्था का क्यों नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि मैकआइवर और पेज ने अपनी पुस्तक जो सोसाइटी थी, जो सोसाइटी बुक थी, उसके अंतर्गत उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जो होते हैं समिति, जैसा कि आपको पता है समिति लोगों के समूह से बनी होती है, जबकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों से बनी है, ठीक है। तो नियमों, कार्य प्रणालियाँ ये सब हमें दिखाई नहीं देती, यानी अमूर्त होती हैं, जबकि समिति लोगों की एकजुटता हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो समिति के सदस्य तो हैं लेकिन संस्था के नहीं, तो ये स्टेटमेंट इस आधार पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए, इसी से संबंधित है क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। सेकंड ऑप्शन, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है।
समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। देखिए समाज और समुदाय, जैसा कि समाज और समुदाय मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप आंसर खुद चूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं लास्ट में बताऊँगा। समाज, जैसा कि आपको पता है, समाज के संबंध में स्टेटमेंट है मैकाइवर और पेज का। संबंधों का क्या होता है, ये जाल होता है। नेटवर्क ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड समाज, सोसाइटी। ठीक है, तो ये किसने कहा था, मैकाइवर और पेज ने। जबकि तो इस आधार पर अगर संबंधों की व्यवस्था है ये समाज, तो इस आधार पर इसका स्वरूप क्या होगा, अमूर्त होगा कि मूर्त होगा, अमूर्त होगा, क्योंकि हमें संबंध दिखाई नहीं देता है। लोग जरूर दिखाई देते हैं, लोगों के बीच पाए जाने वाले संबंध नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो समाज क्या हो गया, अमूर्त। समुदाय क्या है, समुदाय जैसा कि आपको पता है लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है, और लोगों का समूह होने के साथ उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पर वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब इसके आधार पर बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, मैं उतना नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो लोगों के समूह के आधार पर ही आप इसे बोल सकते हो कि इसकी विषय प्रकृति क्या होगी, मूर्त होगी कि अमूर्त होगी, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, मूर्त हो जाएगी। अब आपको आंसर पता चल गया होगा। तो हम लोग आंसर बताते हैं और क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपको सत्य वाला कथन चुनना है। तो इसमें आंसर क्या मिल रहा है अब आपको, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इस करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि समुदाय को मैंने आपको बताया था अमूर्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि लोगों के समूह से बना होता है। जबकि समाज अमूर्त है, अमूर्त क्यों है, क्योंकि संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है, ना कि व्यक्तियों के जाल को। ठीक, तो ए आंसर इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं आगे। किसने कहा एक विवाह, ध्यान दीजिएगा, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है मजुमदार एवं मदान, मेलिनोस्की, बोगार्डस और वेस्टरमार्क। देखिए पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये जो स्टेटमेंट है वो एक विवाह के सिद्धांत पर आधारित, एक विवाह के सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए। तो एक विवाह का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, मेलिनोस्की और वेस्टरमार्क। तो आपको देखिए दो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और डी। ठीक है, मेलिनोस्की और वेस्टरमार्क, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया, किससे कौन कौन जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं, यानी एक विवाह के सिद्धांत से मेलिनोस्की और वेस्टरमार्क दोनों जुड़े हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, दोनों का कहना है कि एक विवाह ही सच्चा रूप रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट है इसके संबंध में, वो स्टेटमेंट आपको ऐसे रटना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। वेस्टरमार्क भी एक विवाह के पक्ष में होते हैं, यानी ये कहते हैं कि जो समाज का स्वरूप रहा है वो एक विवाह पर आधारित रहा है। ठीक है, आधुनिक समाज का जो स्वरूप। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वेस्टरमार्क की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, ये आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर जब बताया था कि एक विवाह के स्वरूप को समाज के आधुनिक स्वरूप का आरंभिक स्वरूप माना था, और उसके जो मानने वाले थे वो मेलिनोस्की और वेस्टरमार्क थे। लेकिन यहाँ पर अब आता है कि परिवार की उत्पत्ति का जो कारण माना है वो यौन साम्यवाद। ठीक है, ये होती है इसकी इंग्लिश सेक्स कम्युनिज्म, COMMUNISM, कम्युनिज्म, यौन साम्यवाद, यानी यौन साम्य यानी यौन के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, यौन के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, मतलब इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने निकट के संबंधियों के साथ भी जो सेक्सुअल रिलेशन है वो बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ें। तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का जो कारण माना है वो किसने माना है, मार्गन, हेनरी मैन, बैकोफेन, वेस्टरमार्क। देखिए वेस्टरमार्क तो मैं आपको एक विवाह में बता दिया था तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब आपके 3 ऑप्शन बचे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर, मार्गन। हेनरी मैन और बेकोफन जो हैं, हेनरी मैन किससे संबंधित है? ये है पितृसत्तात्मक से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि हेनरी मैन किससे संबंधित है? पितृसत्तात्मक। और बेकोफन भी हैं, लेकिन देखिए आपको बताना चाहूँगा कि बेकोफन पितृसत्तात्मक के साथ साथ उसके क्या कहते हैं, ये मातृसत्तात्मक को भी क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वैसे मातृसत्तात्मक की जनक ब्रीफॉल्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम, हाँ, उनकी जो पुस्तक थी ब्रीफॉल्ट की, द मदर्स। ठीक, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्गन, जिन्होंने यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना। दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है, तो पहला ऑप्शन आत्मावाद, जादू, प्रकृतिवाद और टोटमवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम ने, जैसा कि सबको आंसर पता, दुर्खीम ने धर्म का जो सर्वाधिक आदिम प्रकार माना वो टोटमवाद को माना। प्रकृतिवाद किसने माना? प्रकृतिवाद मैक्स मूलर ने माना। ये सब सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे वहाँ पे आसानी से। ठीक है, मैक्स मूलर ने धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार किसे माना? प्रकृतिवाद को। ठीक है, आत्मावाद को किसने माना? आत्मावाद को टाइलर ने माना है। ठीक है, और जादू को किसने माना? तो ये आप जान लीजिए, फ्रेजर ने। इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन के आंसर पता हो गए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ओरली बोल दे रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन के आधार पर आपका आंसर डी होगा। आत्मावाद किसने माना था? टाइलर ने। जादू फ्रेजर ने, जेम्स फ्रेजर। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे चलते हैं। समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्या करने के लिए? पठन पाठन की, निर्देश देने की, साथ जुड़ने की, सीखने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की। समाजीकरण, जैसा कि आपको पता है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाज के व्यवहारों को, क्रियाकलापों को एक व्यक्ति, एक जैविक व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। ठीक है, उस सीखने के आधार पर ही एक जैविक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति क्या बन पाता है, या उसका सामाजिक विकास हो पाता है। ठीक है, समाजीकरण। और इसके संबंध में जो और बातें बताने वाले हैं या इसका अध्ययन करने वाले हैं, वो G.H. मीड, ब्लूमर, C.H. कूले अपनी अपनी अवधारणाओं के आधार पर इसे समझाने का प्रयास करते हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्याशित समाजीकरण, समाजीकरण का ही एक प्रकार है प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण यानी प्राप्त करने वाला समाज, यानी जिस समाज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में ही प्रयास किया जाता है। ठीक है, जिस समाज को एक विशिष्ट समाज का सदस्य होने के लिए व्यक्ति उस समाज के व्यवहारों को प्राप्त करने के पूर्व ही क्या करता है? तैयारी करता है। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये है R.K. मर्टन महोदय। R.K. मर्टन महोदय की जो ये अवधारणा है, ये अवधारणा कहीं न कहीं इनका जो संदर्भ समूह वाला जो अवधारणा थी या सिद्धांत था, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं दृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसकी इंग्लिश क्या होती है? सेल्फ लुकिंग ग्लास थियरी। ये थियरी है दृश्य दर्पण सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं? G.H. मीड, मार्गरेट मीड, चार्ल्स कूले। ये कूले ऐसे हुआ, कूले, ऑस्कर लेविस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कूले। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको अभी समाजीकरण मैंने आपको समझाया था, समाजीकरण में मैंने बताया भी था कि G.H. मीड, चार्ल्स कूले, ब्लूमर का विशेष रूप से नाम आता है। इसमें देखिए आपको 2 दिखाई दे रहा है। जो ये सिद्धांत है चार्ल्स कूले संबंधित, ये समाजीकरण से ही संबंधित है, समाजीकरण से। अब यहाँ पर इस सिद्धांत के द्वारा जो
इन्होंने बताने का प्रयास किया, वो ये बताया चार्ल्स कोले ने कि व्यक्ति क्या करता है अपने में डे टू डे अपनी लाइफ में जो परिवर्तन करता है, ठीक है, या अपनी जो शारीरिक परिवर्तन, अपना शारीरिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन करता है वो समाज के अनुरूप करता है, समाज जैसा चाहता है उसी के अनुसार क्या करता है, वो अपने में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो उसके लिए जो यहाँ पर दर्पण का काम करता है, वो कौन करता है दर्पण का काम? समाज करता है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने का या समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। C.H. कूले महोदय ने किस सिद्धांत के द्वारा? स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के द्वारा। तो इसके जनक कौन हो जाएंगे प्रतिपादक? चार्ल्स कूले। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ साथ मैं मीट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। J.H. मीट का जैसा कि आपको पता है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसमें मन, स्व और मस्तिष्क की बात इन्होंने किया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट था क्वेश्चन। अब मैं यहीं पे ब्रेक लेना चाहूँगा। आपको 10 क्वेश्चन करा दिया। मैं आशा करूँगा कि अगले दिन भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई असुविधा होने पर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। और देखिए मैं लाइक शेयर के लिए मैं नहीं बोलूँगा ये सब सारी चीज़ें, लेकिन आप अपने अनुसार आप ध्यान दीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाने का प्रयास, इस वीडियो को करने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच।